चलिए फ्रेंड्स, हम जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। आज इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस करेंगे कि इसके बाहर से एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा आपको जर्नल एंट्री, ये गारंटी है। तो आप इस वीडियो को करके जाएंगे तो आपके जर्नल एंट्री में एक भी नंबर नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक। तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले रूल्स रिवाइज कराता हूँ। एसेट और एक्सपेंस का ये रूल है, जब भी बढ़ेंगे क्या होंगे, डेबिट होंगे, और जब भी कम होंगे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। और लायबिलिटीज़ कैपिटल और रेवेन्यू का उल्टा है, ये जब बढ़ेंगे तो होगा क्रेडिट और जब कम होंगे तो होगा डेबिट। एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। ये रूल्स पता होने चाहिए। बस एसेट और एक्सपेंस का याद रखो, जब बढ़ेंगे डेबिट होगा, बाकी इन तीनों का उल्टा होगा, जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट होगा। ये रूल याद रख लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले राजू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 8,000, गुड्स 40,000 एंड फर्नीचर 20,000। तो जब भी कोई बिजनेस से स्टार्ट करता है तो वो पैसा किस रूप में लगाता है, कैपिटल के रूप में लगाता है। तो यानी कि ये सब क्या है, कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में, ठीक है। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैपिटल के रूप में ये सब चीज़ें लगाता है। तो हमारा कैश क्या होता है, एसेट होता है, ये भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, तीन हमारे क्या है, एसेट है। एसेट बढ़ रहे हैं, पहले ना साइड में हमेशा लिख दिया करो क्या बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ रहे हैं। और क्या बढ़ रहा है, कैपिटल लग रही है तो कैपिटल भी बढ़ेगी। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा तो जो भी चीज़ें बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है वो कैपिटल नाम से आती है, तो कैपिटल भी बढ़ रही है। एसेट बढ़ते तो क्या होता है, डेबिट होता है। कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। होप आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, तो हम इन सबको क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स को हम स्टॉक से भी डिनोट करते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे, क्रेडिट, कैपिटल करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिए, हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं दिखाएंगे नहीं, ये फॉर्मेट होता है। टू कैपिटल का मतलब क्या है, क्रेडिट हो रही है। थोड़ा स्पेस देंगे, ठीक है, इसके नीचे कभी मत लिखना, थोड़ा स्पेस देके टू लिखना जो भी क्रेडिट हो रहा हो। ये फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का। वो आपको समझ में आ गया तो देखिए कितना आएगा, 8,000, 40,000, 20,000 और इन सबका टोटल कितना हो गया, 68,000। हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होनी चाहिए, ध्यान रखिए, नहीं तो आपका आंसर गलत है अगर इक्वल नहीं होगा। तो फिर हम नीचे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, नरेशन लिखते हैं जब एंट्री लिख देते हैं। नरेशन क्या होता है, हमें बताते हैं कि हमने किस चीज़ की एंट्री करी है। तब लिखते हैं बी कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। और आपको समझ में आ गई हो पहली एंट्री। कोई डाउट है तो देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स सेकंड देखते हैं। पेड इनटू अकाउंट फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ ₹25,000। तो हमने अकाउंट खोला है, तो हमने बैंक में पैसा डाला होगा। बैंक अकाउंट क्या हुआ होगा, हमारा बड़ा होगा। बैंक में पैसा डालेंगे तो कैश हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। हमेशा किसी चीज़ का मिनिमम दो इफेक्ट तो होगा। तो मैंने इसमें देखा, जब मैं बैंक में पैसा डालूंगा तो मेरे बैंक तो बढ़ेगा, और कैश मेरे हाथ से जाएगा तो मेरा बैंक बढ़ेगा, कैश कम होगा। ये तो इफेक्ट हो रहा है इसमें। दोनों ही क्या है, एसेट है, दोनों ही क्या है, एसेट है। ये बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ता तो क्या होता है, मैंने बताया था एसेट एक्सपेंस बढ़ते तो होता है डेबिट, और ये क्या होगा, क्रेडिट। हमारी सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट। आपको समझ में आ गया। अमाउंट सेम आएगा 25,000। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, गेन करंट अकाउंट ओपन। अब आपको समझ में आ गया। थर्ड देखिए, सैलरी ड्यू टू क्लर्क। ड्यू मतलब है अभी देना बाकी है, ड्यू मतलब होता है अभी देना बाकी है, इसको लिख लेना। या इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं।
आउटस्टैंडिंग मतलब यहाँ पे बहुत बढ़िया नहीं होता, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है ड्यू देना बाकी है। तो देखो सैलरी देना बाकी है, तो कोई भी चीज़ अगर हमें पेमेंट करना बाकी हो तो वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। यानी कि एक तो हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या है, हमारी लाइबिलिटी का नाम क्या लिखेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। एक तो ये लाइबिलिटी, दूसरी चीज़ क्या हो रही है, दो चीज़ें होती है मिनिमम जनरल एंट्री में। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, सैलरी देनी है, सैलरी क्या है मेरा खर्चा है। दूसरी चीज़ क्या हुई मेरी, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या है, सैलरी है, ठीक है। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी मेरी बढ़ रही है, दोनों चीज़ें बढ़ रही है, दोनों ही देखनी है अभी। तो एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसकी एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखते ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या अमाउंट होगा, 10,000। होप आपको समझ में आ रहा हो जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे। अप्रोच देखिए, पहले हम सोचेंगे कि क्या मिनिमम 2 चीज़ें, 3 चीज़ें भी हो सकती हैं आगे आएंगी, लेकिन मिनिमम 2 चीज़ें तो में तो फ़र्क आएगा ही आएगा। फिर हम देखेंगे वो किस कैटेगरी में लाया करते, फिर हम रूल लगा लेंगे। समझ में आपको जनरल एंट्री कैसे करनी है। मैंने नरेशन जरूर लिखेगा, नरेशन बोलते हैं इसको, जो हमें शॉर्ट में बताते हैं कि हमने क्या किया है इस ट्रांजेक्शन। बीइंग से चालू होती है, ध्यान रखिएगा, बीइंग सैलरी ड्यू टू क्लर्क। चिड़िया भी खुश हो गई, जनरल एंट्री मतलब सही। वो आपको समझ में आ गया हो, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, इसके पेपर में आने के चांसेस आए हैं और ये भी आ सकती है, दोनों के चांसेस काफ़ी आए हैं। नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं एंट्री नंबर 4। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें भी 2 चीज़ें हो रही हैं। क्या क्या हो रही है, देखो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा तो कैपिटल बढ़ेगी और इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट और बढ़ रहा है। तो कैपिटल बढ़ के तो क्या होता है, क्रेडिट। इंटरेस्ट का हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता तो क्या होता है, डेबिट। तो अब आपको लॉजिक समझ में आया। तो आप इसी की एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। कुछ बच्चे जोश में कर देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देते कि इंटरेस्ट लग रहा है तो कैपिटल बढ़ रही है, तो कैपिटल करेंगे क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि तो एक्सपेंस है ना। होप आपको समझ में आया। 6,000 लिख देंगे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, पूरा लिखिएगा आप, ठीक है। नहीं तो नंबर आधा नंबर कटता है इसका, नरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नरेशन के बाद एक लाइन ऐसे डाल दीजिएगा ताकि अलग अलग हो जाए, ठीक है। उसके बाद है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम इसमें भी 2 चीज़ें हो रही हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग। कहाँ लिखी, इसे मैं डाल देता हूँ। देखो इसको कैसे करेंगे, लॉजिक देखना। 2 कंपोनेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है, जब भी तो देखिए इसमें 2 कंपोनेंट है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एक है ड्राइंग। 5th में चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होती है, जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है उसे बोलते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग पे हम क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट, क्योंकि अब जो बिज़नेस से पैसा उसने निकाला है तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमें क्या देगा, कंपनी को इंटरेस्ट देगा। तो ये क्या होगी, रेवेन्यू हो गई ना, क्या हो गई, रेवेन्यू हो गई। ड्राइंग जो प्रोप्राइटर नहीं की, तो प्रोप्राइटर होता है कंपनी का मालिक, तो अब वो इंटरेस्ट देगा ना कंपनी को, पैसा निकाले तो विद इंटरेस्ट वापस करते हैं, तो कंपनी के लिए तो पैसा हो गया, वो रेवेन्यू का सोर्स। और ड्राइंग क्या है, एक्सपेंस है। तो रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट, और ये क्या है, एक्सपेंस है, तो ये क्या होगा, डेबिट। होप आपको रीज़न समझ में आ रहा हो, मैंने डेबिट और क्रेडिट क्यों किया। तो हम इसमें क्या एंट्री करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। होप आपको समझ में आ गया।
तो कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे, इन दोनों में कंफ्यूज आते हैं, कभी कभी उल्टा कर देते हैं, यहाँ इसको डेबिट कर देंगे और यहाँ इसको क्रेडिट कर देंगे। तो लॉजिक लगाना हमेशा ना, दूसरी चीज़ को देखना है यहाँ पे। देखो जैसे ड्राइंग क्या है, एक्सपेंस होता है तो इसलिए डेबिट किया है, तो अपोजिट चीज़ क्या होगी, क्रेडिट। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। यहाँ पे कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो दूसरा इंटरेस्ट कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो। लॉजिक मैंने बताया दिया, क्योंकि यहाँ पे ये है इनकम, इसीलिए क्रेडिट हो गई। कंपनी को तो इनकम हो रही है ना, इंटरेस्ट दे रहा है, पैसे लिए हम, इसमें बिजनेस को इंटरेस्ट के साथ देगा वापस। और यहाँ पे कहीं एक्सपेंस, इसलिए रूल में यहाँ पे डिफरेंस है, वो आपको समझ में आ गया। थर्ड देखिए, कमीशन रिसीव 10,000 इंक्लूडिंग 3,000 इन एडवांस। कमीशन मिली है तो कमीशन मिलती है तो क्या होता है, पैसा आएगा, कैश बढ़ रहा है, कैश तो पूरा 10,000 मिल रहा है, ठीक है। तो कैश पूरा कितना मिल रहा है, 10,000 में। नरेशन लिख लीजिएगा आप, मैंने लिखा, तो कैश मिल रहा है पूरा 10,000, ठीक है। कमीशन मिल रही है तो क्या होगी, वो रेवेन्यू हो गई, टू कमीशन रिसीव। ठीक है, कितना लिखेंगे यहाँ पे, 3,000 तो एडवांस का पैसा है ना, मिल कितना रहा है कुछ एक्चुअली इसमें 7,000 मिल रहा है, यहाँ पे 7,000 लिखेंगे, ध्यान रखिए। और 3,000 को किस नाम से लिखेंगे, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस 3,000। अब आप सोच रहे हो कि मैंने अलग से क्यों लिखा, क्योंकि अब इसे एडवांस में जो पैसा मिल रहा है, मान लो अगले महीने का या अगले साल का होगा, तो उसके लिए तो अब लायबिलिटी होगी ना, उसे उस टाइम तक काम करना पड़ेगा कंपनी में। अब मान लो आपने जनवरी में कुछ पैसा कमाया और आपको एडवांस भी दे दिया बॉस ने फरवरी का, तो आपको फरवरी भी काम करना पड़ेगा उस कंपनी में, तो क्या हो गया, उस केस में लायबिलिटी होगी ना एम्प्लॉय। सिमिलरली कंपनी के लिए भी लायबिलिटी होगी, एडवांस में पैसा मिलेगा, तो इसलिए अलग से लेकर 3,000। अगर यहाँ पे एडवांस वर्ड नहीं आता, खाली इतना होता कमीशन रिसीव 10,000, तो मैं यहाँ पे पूरा 10,000 डाल दूँ। तो आपको समझ में आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी एंट्री आ सकती है, और इन दोनों में से कोई एक तो पक्का पेपर में आएगा, आपके दोनों भी आ सकते हैं, गारंटी है, गारंटी, इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए चलते 7th पे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इनके बाहर से नहीं है, पूरी वीडियो देखो, गारंटी आपकी जनरेटिव में नंबर ही नहीं कटेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, 7 रहेगा तो इरेज करते हैं इसको। तो चलिए लास्ट देखते हैं 7। टोटल रेंट पेड दिस ईयर 40,000 एट द रेट 3,000 पर मंथ। 3,000 एक महीने का देते तो साल का कितना होना चाहिए, 3,000 × 12 यानी कि 36,000 होना चाहिए था, लेकिन हमने तो 40,000 दे दिया, तो हमने 4,000 क्या दिया है, एडवांस पे किया है, एडवांस पे किया है। अब जब हमने एडवांस में पैसा लिया था तो हमारे लिए तो लायबिलिटी हुई, तब हमें काम करना पड़ा था, लेकिन जब हम एडवांस में पे करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। वो आपको समझ में, जब भी हम एडवांस में कोई चीज़ पे करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, एसेट ही तो होता है। एसेट क्या होता है, जो भी चीज़ हमें बेनिफिट देती है, अब उसे आगे उस महीने में पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो उसे हम किस नाम से लिखते हैं, प्रीपेड रेंट लिखते हैं। तो प्रीपेड रेंट लिखेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। कितना दिया अपने प्रीपेड रेंट, 4,000, क्योंकि प्रीपेड रेंट क्या हुआ, एसेट, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। और बाकी जो 36,000 क्या है, ये रेंट है, रेंट क्या हमारा खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट कितना होगा 36,000, और देंगे तो हम सारे किससे देंगे, कैश, पैसा जाएगा, जो 40,000 देखा, डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा। इस वीडियो के बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट से पर डिजिट बदलेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देख लें, गारंटी है आपके बहुत ही नंबर बढ़िया आएंगे, जनरेटिव में नंबर कटेगा ही नहीं अगर आपने अच्छी लिखी। तो आपको ये 7 समझ में आया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो चलिए फ्रेंड्स, एंट्री नंबर 8 देखते हैं। 3,000 ड्यू फ्रॉम हिमानी आर इररिकवरेबल। ड्यू मतलब क्या होता है, पैसा मिलना बाकी था हिमानी से, तो हिमानी हमारी क्या, हमें हिमानी से पैसा लेना, डेटर हुई। अगर यहाँ नहीं भी लिखा होता तो आपको समझ जाना चाहिए कि
क्योंकि हिमानी ने हमारा पैसा देना है हमें वापस। आज इर्रिकवरेबल मतलब अब हम उससे पैसा नहीं ले सकते। तो यानी कि जब भी हमें हमारा पैसा नहीं मिल सकता, यानी कि हमारा पैसा डूब गया, तो हम किस नाम से देखते हैं? उससे बोलते हैं बैड डेट। उसे हम नाम देंगे बैड डेट। बैड डेट मतलब होता है पैसा नहीं मिल सकता, पैसा डूब गया है, ठीक है। और हिमानी, दो चीज़ें हो रही इसमें। जब भी जर्नल एंट्री करेंगे 2 चीज़ों का ध्यान देंगे, मिनिमम 2 चीज़ होंगी। तो बैड डेट के हमारा एक्सपेंस है और डेटर के हमारा एसेट है, ठीक है। तो एसेट कम हो गया क्योंकि अब तो पैसा मिलने नहीं वाला और हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, नुकसान हो गया। तो एंट्री क्या लिखेंगे? बैड डेट टू हिमानी। तो होप आपको समझ में आ गया। एंट्री लिखेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू हिमानी। वो आपको समझ में आ गया। अमाउंट कितना है? 3000। जब भी ऐसी सिचुएशन इर्रिकवरेबल ऐसा वर्ड आपको दिख जाए कि पैसा नहीं मिल सकता, तो हम बैड डेट बोलेंगे। बैड डेट मतलब होता है पैसा हमारा डूब गया, बैड डेट। बैड डेट अकाउंट डेबिट। वो आपको समझ में आ गया। नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिमानी इज इर्रिकवरेबल। वो आपको समझ में आ गया होगा। नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ चलता। और एक लाइन जरूर पूछेगा ताकि पता चल जाए ये अलग अलग, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, मनीष इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब वो पैसा नहीं दे सकता, मतलब उस पर कुछ भी, अब कोई उसके एसेट्स नहीं, उससे पैसा किसी भी कीमत पे नहीं वसूल सकते, दिवालिया निकले। उसे क्या बोलते हैं? दिवालिया। यानी कि मनीष भी पैसे नहीं दे सकता, तो मनीष का भी पैसा डूब गया। मनीष भी हमारा डेटर होगा, अब वो हमें पैसा नहीं दे सकता। लेकिन रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसे इन रुपी ऑन अ डेट ऑफ 10,000। लेकिन वो क्या बोल रहा है? हमें 10,000 का 60 पैसा मिल गया। 60 पैसा, एक पैसे में कितने होते हैं? 100 रुपीज़ होते हैं। तो इसे 100 रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। 60/100 हो गया इंटू 10,000। तो यानी कि 6,000 रुपीज़ हमें मनीष से मिल चुका है। तो कितना नहीं मिला हमें? 4,000 रुपये नहीं मिला है। तो 4,000 रुपये हमारा क्या हो गया? बैड डेट हो गया। वो आपको समझ में आ गया। तो यानी कि देखिए, आप क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। हमें कैश मिल गया है, कितना मिल गया? 60 पैसे ऑन 10,000 के 60% हो गए एक तरीके से, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। 6,000 हो गया। कितने पैसे नहीं मिल पाएंगे हमें? 4,000 रुपये हमें नहीं मिलेंगे। तो वो क्या हो गया? हमारा बैड डेट हो गया। तो क्या कर देंगे? मनीष, ठीक है। 10,000। वो आपको समझ में आ गया। हमें इतना पैसा मिल गया, तो हमने कैश वर्ड डाल दिया। कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। बैड डेट हमारा लॉस या एक्सपेंस है, उसमें क्या करेंगे? वो बढ़ता है तो एक्सपेंस, तो हम डेबिट करते हैं। मनी डेटर है, मनी से पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्या करते हैं? क्रेडिट। वो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए अब एंट्री नंबर 10, नरेशन जरूर लिख देगा। क्वेश्चन से ही आप लिख सकते हैं, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव फ्रॉम मनीष लिख सकते हो, या कैसे भी लिख सकते हो, डिट भी छाप सकते हो। थोड़ा शॉर्ट में लिख देना नरेशन को। देखिए 10th, रिसीव कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700। क्या हमने लास्ट ईयर बैड डेट मान लिया था, लेकिन अब हमें पैसा मिल गया, तो हमने लास्ट ईयर री एंट्री करी होगी, बैड डेट कर ली होगी, हमने लास्ट ईयर बैड डेट बढ़ाया होगा, लेकिन अब हमें पैसा मिल गया वापस। तो हम क्या करेंगे? इसको हमने इसको डेबिट किया होगा ना पिछले साल, इस साल क्या करेंगे? हम इसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब हमें पैसा मिल गया है, तो बैड डेट रिकवर्ड नाम से हम इसे क्रेडिट कर देंगे। बैड डेट रिकवर्ड क्या होगी हमारी? क्योंकि ये इनकम हो गई एक तरीके से, हमें पैसा मिल रहा है, तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रही, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। वो आपको समझ में आ गया। हमने लास्ट ईयर डेबिट किया था जब हो रहा था बैड डेट, अब हमें पैसा मिल गया तो हम उल्टा कर देंगे क्रेडिट। रीज़न क्या है? क्योंकि ये रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू बढ़ती तो क्रेडिट होता है।
तो हम लिख देंगे पैसा मिल रहा है तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। वो आपको बैड डेट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाहर से बैड डेट पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन बन सके तो मैंने लिखवा दिया। वो आपको समझ में आ गया। कितना लिखेंगे हम 700। वो आपको यहाँ तक क्लियर हो, एक बार समझ लीजिए। मेंटेन नंबर 11 पे चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी इजी जनरल एंट्री भी कर लेते हैं। इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में डेफिनेटली आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹10,000। हमने गुड्स परचेज करे। हम कभी भी गुड्स नाम से नहीं लिखते, हम किस नाम से करेंगे? जब भी कोई चीज़ परचेज करते हैं तो परचेज नाम से। अगर हम कोई चीज़ खरीदेंगे जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, तब नाम लिखेंगे हम, अदरवाइज हम परचेज नाम से लिखेंगे जब भी आपको गुड्स देख कर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने कोई चीज़ परचेज करी तो ये क्या हमारा एक्सपेंस है। ध्यान रखिएगा जब भी गुड्स देखे तो परचेज नाम से ही होता है एंट्री में, ठीक है। कभी भी नाम नहीं है, गुड्स मत लिख दीजिएगा, गुड्स अकाउंट डेबिट, ऐसे परचेज नाम से ही आएगा। जब कोई एसेट का नाम हो जाए, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, तब वो नाम मेंशन करें, अदरवाइज हम परचेज अकाउंट में मेंशन करें। तो हमने परचेज किया है तो एक्सपेंस बढ़ा है तो डेबिट होगा। किससे खरीदा है? राम से, तो राम से खरीदा है। राम क्या हुआ हमारा? क्रेडिटर हुआ। हम जिससे खरीदते सामान हमें उसे पेमेंट करने तो क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी भी बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे? इसे क्रेडिट करेंगे। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया। तो हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। राम क्या वाला? लाइबिलिटी है, क्रेडिट है, इसने हमने उसे क्रेडिट किया। लाइबिलिटी बढ़ती तो क्या होता है? क्रेडिट। 10,000 वो आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए सोल्ड गुड्स टू लक्ष्मण फॉर कैश ऑफ ₹5,000। और यहाँ पे हमने गुड्स बेच दिए तो यहाँ पे सेम गुड्स नाम से नहीं आएगा, किस नाम से आएगा? सेल नाम से आएगा। सेल हमारी क्या होती है? रेवेन्यू होगी। रेवेन्यू बढ़ रही है तो क्या होगा? हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है। हमने लक्ष्मण को बेचा है तो लक्ष्मण हमारा क्या हुआ? डेटर हुआ। लेकिन लक्ष्मण ने हमें पेमेंट कर दी है तो हमें कैश मिला है तो हम कैश लिखेंगे यहाँ पे। तो कैश हमारा क्या है? एसेट। एसेट बढ़ रहा है तो क्या होगा? डेबिट होगा। अगर यहाँ पे एसेट पैसा नहीं देते तो हम लक्ष्मण को डेबिट करते। लक्ष्मण डेटर था लेकिन लक्ष्मण ने तो पैसा दे दिया तो लक्ष्मण से तो कोई उधार बचा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे कैश लिखेंगे। समझ में आ गया? सेम अगर ऊपर हमने पैसे दे के खरीदा होता तो हमें क्या लिखते? कैश, क्योंकि कैश जा रहा है। एसेट जाता है तो क्रेडिट होता है, एसेट गिरता था। लेकिन हमने उधार में खरीदा तो क्या हो गया था? क्रेडिटर बन गया था। तो होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो जब आपको फॉर कैश दिखे तो कैश आएगा, अदरवाइज नाम लिख देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश नहीं मिल रहा होता तो हम लक्ष्मण को डेबिट करते हैं। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारी रेवेन्यू इसलिए हमने से क्रेडिट किया। कितना अमाउंट है? 5,000। होप आपको समझ में आ रहा हो। नरेशन आप जरूर लिखिएगा, नंबर कटेंगे नहीं तो। नरेशन के बाद एक लाइन भी मेंशन कीजिएगा ताकि अलग अलग एंट्री नहीं तो टीचर कभी कभी भूल जाता है नंबर देना। तो बेमतलब के नंबर ना कटवा आपने, इसलिए नरेशन के आधे नंबर होते हैं और लाइन भी खींचना मेंटेन करें। देखा गुड्स रिटर्न बाय मोहन। मोहन ने गुड्स हमें वापस कर दिए तो हमने पहले मोहन को गुड्स दिए होंगे तो हमने क्या की थी? सेल करी होगी। सेल हमने क्या करी थी? क्रेडिट करी थी। अब मोहन हमें सामान वापस दे रहा है, मोहन हमें सामान वापस दे रहा है तो हमारी तो हम सेल्स क्या होगी? रिटर्न। तब हम क्या करेंगे? उसे डेबिट करेंगे ना। मोहन हमें गुड्स वापस करे तो हमने पहले मोहन को सामान बेचा होगा तो हमने सेल किया होगी, क्रेडिट किया होगा। लेकिन अब हमें कुछ वापस करा तो हमारी सेल क्या होगी? रिटर्न होगी, तो हम डेबिट कर देंगे उसको उल्टा। तो हम क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन हमारा पहले डेटर था तो हमने पहले मोहन को बढ़ाया था। मोहन डेटर था तो हमने मोहन को इंक्रीज किया था डेटर। लेकिन अब तो उसने हमें सामान वापस कर दिया, कुछ खराबी आई होगी तो उसने सामान वापस कर दिया तो हमें मोहन से पैसा नहीं मिलेगा तो हमारा डेटर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया।
इसमें हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट करेंगे। तो होप आपको रीज़न समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको अच्छे से, एक दो बार वीडियो देखिए, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए तो आपको सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। नरेशन और लाइन जरूर खींचना, वरना मतलब फिर नंबर कटवा सकते हो। सेम देखिए, गुड्स रिटर्न टू शाम। अब हमने गुड्स शाम को वापस कर दिए, तो पहले अब हमने खरीदे हैं। बाय या टू में अंतर देखिए, टू मतलब कि हमने उसे गुड्स दिए, बाय मतलब कि उसने हमें गुड्स। तो इंग्लिश का जरा आप फोकस कीजिए। तो हमने शाम को गुड्स वापस करे, तो हमने पहले शाम से गुड्स खरीदे होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने परचेज़ किया होगा डेबिट, हमने परचेज़ किया होगा डेबिट किया होगा जब खरीदे होंगे। लेकिन अब हमने उसे वापस कर दिया सामान, तब हम क्या करेंगे, परचेज़ को उल्टा करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न। तो हम पर शाम को क्या कर देंगे, हम डेबिट। क्योंकि शाम हमारा पहले क्रेडिटर था, लेकिन अब तो हमने उसे सामान वापस कर दिया, तो हमें उसे पैसे नहीं देने। तो वो बात को समझ में आ गया। हम सामान उस केस में वापस करते, कुछ डिफेक्ट आ गया, जैसे आप दुकान में जाते तो कभी कभी आप वापस करने जाते नहीं जाते सामान, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो परचेज हमेशा डेबिट होगा, उसको उल्टा परचेज रिटर्न क्या जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। वो आपको रीज़न के साथ एंट्री इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पक्का आएंगे पेपर। तो चलिए चलते हैं हमारे एंट्री नंबर 15 पर। चलिए फ्रेंड्स, एंट्री नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो हमने गुड्स को चैरिटी में बांट दिया। कभी कभी हम सामान दे देते हैं ना, बिजनेस को भी सोशल वर्क करना चाहिए ताकि उसकी इमेज अच्छी बन जाए। तो सामान जा रहा है, तो हम परचेज, जब हम सामान खरीदते थे तो हम क्या करते थे, परचेज को डेबिट करते थे जब सामान आता था। अब हम क्या कर रहे हैं, परचेज जा रहा है, हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा है, हम परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट। सामान जा रहा है, गुड्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब गुड्स खरीदते थे तो हम परचेज डेबिट करते थे, अब क्या करेंगे, क्रेडिट। चैरिटी में दे रहे हैं, तो चैरिटी हमारा एक तरीके का खर्चा हो गया बिजनेस का। एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा एंट्री का लॉजिक। तो मेरी एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। होप आपको रीज़न समझ में आ गया होगा, हमने परचेज क्रेडिट क्यों किया है। सामान जब खरीदते तो परचेज डेबिट होता है, तब हम सामान डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ना, उसको उल्टा कर देंगे जब सामान जाएगा। तो हम क्या अमाउंट डाल देंगे, 5000। नरेशन जरूर लिखिएगा, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। आधा नंबर नहीं तो खो बैठोगे, बीइंग से ज़्यादा होते हैं, हमेशा नरेशन याद रखिएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। हमने गुड्स बांट दी कैसे, एज फ्री सैम्पल। आप देखते होंगे जब भी मॉल में जाते होंगे तो सामान बढ़ता रहता है, थोड़ा एक टेस्ट कर लीजिए, एक सैंपल लेके देखिए। तो जब भी हम ऐसे फ्री सैंपल बांटते तो हमारा क्या, एक एडवर्टीजमेंट खर्चा है, कंपनी एडवर्टाइज कर रही है ना अपना प्रोडक्ट। तो क्या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये एक एक्सपेंस है, तो इससे हम डेबिट करेंगे। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट होता है। फिर सामान जा रहा है सेम, तो परचेज क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। तो क्या लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। होप आपको समझ में आ गया होगा। 10,000 डाल देंगे अमाउंट। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। नरेशन फिर लिखना और लाइन डालना, ताकि आपके कभी कभी टीचर मार्क्स देना भूल जाता है, तो समझते हैं कि एंट्री से लाइन देना ताकि टीचर मार्क्स देना ना भूल जाए। आधा नंबर अगर नरेशन में लिखा तो कटेगा, फिर से बता। एक्सपेंड अगर पेपर में लिखे आगे नरेशन तो अच्छी बात है, लेकिन आपको लिखना अगर नहीं लिखी हुई है। एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीन हम खरीदते तो इंस्टॉल, तो हम क्या करेंगे, मशीन आ रही है, तो मैंने बताया था अगर नाम दिया होगा तो हम मशीनरी लिखेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट। खर्चा हो रहा है तो हम कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट। इंस्टॉलेशन होता है जब हम एसी लगवाते तो हम इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे कोई जगह पे फिट करना होता है, वो जब खर्चा होता है उसमें क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। मशीन को लगाने में किस नाम, 50,000। अभी नहीं कि किसी भी चीज़ का नाम दे दो कि इंस्टॉलेशन नाम से जनरेट हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैश जा रहे तो कैश नाम से होगी। बच्चे क्या करते हैं कि जो भी वर्ड दी जाए तो उसके नाम से एंट्री कर देते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलेशन, ऐसे कुछ नहीं, तो कैश लिखेंगे, कैश जाएगा।
ये देखिए 18 क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारे एसेट का हिस्सा होता है, साल के अंत में जो बचता है बिजनेस पे सामान, एक तरीके का एसेट है। एसेट बढ़ रहा है तो क्या होता है, डेबिट। ठीक है, तो लिखिए क्लोजिंग अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, ये कौन सा अकाउंट में शो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है। अब आप इतना याद रख लीजिए, डिटेल में पढ़ेंगे आगे हम इसके बारे में। इतना याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट 80,000, बस इतना ध्यान रखिएगा। वो बात को समझ में आ गया। इन दोनों में से एक एंट्री पेपर में आपको पक्का आएगी, और ये भी आ सकती है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसके बाहर, मेरी वीडियो के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप जो एंट्री करवा रहे हो उन्हें अच्छे से, अगर आपको समझ में थोड़ा नहीं भी आया तो वीडियो को फिर से देखो, आ जाएगा। प्रैक्टिस करो 2-3 बार, तो आपको सारे एंट्री एकदम दिमाग में फिट हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। साल के एंड में हम अकाउंट्स जब क्लोज करते हैं तो हम कुछ क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं, उन्हें देख लीजिए एक बार। इनकम ड्यू मतलब इनकम मिलना बाकी है, हम क्या लिखेंगे उसे, हम उसे एक्रूड नाम से बोलते हैं। हम लिखेंगे एक्रूड नाम से, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट तो क्या कर देंगे, इनकम। वो आपको समझ में आ गया, कोई भी इनकम हो सकती है। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं सैलरी अभी ड्यू है मिलनी, तो हम क्या लिखेंगे, एक्रूड सैलरी टू सैलरी। ध्यान रखिएगा, मिलनी है पे करनी है अलग अलग, जब पे करनी होगी तो अलग होगा। देखो नीचे एक्सपेंसेस ड्यू मतलब अभी एक्सपेंस देना बाकी है, तो एक्सपेंस क्या होता है, हमारे खर्चे। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जब भी हमें एक्सपेंस देना बाकी है तो हम ये एंट्री करेंगे। अब ज़रूरी नहीं आपको इसी नाम से एक्सपेंसेस, तो आपको सकता है रेंट ड्यू है, अभी हमने रेंट पे नहीं किया है, हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे नहीं किया, तो हम किस नाम से लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमने पीछे क्वेश्चन भी दिए थे। और जब भी इनकम मिलनी बाकी होगी तो हम इस नाम से करेंगे, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। अब ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, ये क्या कर रहे हैं हम, क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंस 20,000, तो प्रीपेड एक्सपेंस पहले से पे कर दे तो हमारी क्या होगी, एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करेंगे एक्सपेंस, वो एक्सपेंस। ये क्या क्लोजिंग एंट्री, इसलिए हमने टू एक्सपेंस लिखा, अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कैश। अगर हम पे करते तो हम क्या लिखते हैं, इफ पेड, तो हम क्या लिखते हैं, हम टू कैश लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने क्लोजिंग एंट्री की, इसमें हमने ये क्रेडिट किया है। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश, वो ठीक है जब हम पे करते हैं, लेकिन ये क्लोजिंग एंट्री करा होगी, तो ध्यान रखिएगा। तो जब भी क्लोजिंग एंट्री होगी तो एक्सपेंस क्रेडिट होगा, लेकिन अगर पे करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा। जैसे हमने पीछे देखा था, रेंट हमने कुछ एडवांस में पे किए तो हमने वहाँ क्या लिखा था, कैश क्रेडिट किया। तो आपको समझ में आ गया हो, तो ध्यान रखिएगा। अगर क्लोजिंग एंट्री पूछेगा तो आप एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे, अदरवाइज खाली लिखा होगा प्रीपेड तो आप कैश क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट लिखा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमें पहले से इनकम मिल गई तो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी हो गई। अब हमें काम करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस। सेम अगर यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री नहीं होती तो हम कैश अकाउंट लिखते हैं। हमने पीछे भी किया था, जब हमें एडवांस में कमीशन मिली तो हमने कैश अकाउंट क्या किया था, डेबिट किया था। लेकिन हम क्लोजिंग एंट्री कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या किया, इनकम डेबिट किया। तो अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है तो आप यहाँ पे कैश लिख के एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्पेशली मेंशन किया है कि क्लोजिंग एंट्री है तो आपको ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप ये भी लिख लीजिएगा। होप आपको क्लियर हो गया क्लोजिंग एंट्री कैसे करेंगे। अब हम एक ओपनिंग एंट्री भी कर लेते हैं। तो चलिए ओपनिंग एंट्री भी देख लेते हैं। क्लोजिंग एंट्री देखी तो ओपनिंग एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, राम कमेंस, कमेंस मतलब स्टार्ट करना, स्टार्ट लिखा हो कमेंस लिखा हो एक ही बात है। राम कमेंस बिजनेस विद कैश, उसने बिजनेस में कैश, फर्नीचर ये लगाया और क्रेडिटर्स हैं, बिल्स है बैंक में। देखिए कैसे करेंगे इसको। कैश क्या होता है हमारा एसेट, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से 30,000,
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग भी एसेट है। एसेट क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें बेनिफिट दे। 10 लाख। और ये क्रेडिटर्स क्या होता है? लाइबिलिटी ने पैसा देना बाकी है। बिल्स पेबल, इनकी बिल पे करना बाकी, तो ये भी लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है। तो रहेंगे 2 क्रेडिटर्स 50,000, 2 बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 80,000, 2 बैंक लोन, बैंक से पैसे ले तो बैंक लोन, अकाउंट लिखना जरूर याद रखना। नेम क्या है? अकाउंट लिखना मैंडेटरी नहीं, लेकिन बाकी चीज़ों क्या है अकाउंट लिखा है। 8 लाख। तो जब आप टोटल करेंगे तो इसका आ रहा है 10,50,000 और ये कितना आ रहा है? 8,80,000, 9,30,000, यानी कि 1,20,000 का अंतर है। अब आप बोलोगे क्वेश्चन गलत है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो बराबर होने चाहिए। जो बैलेंसिंग फिगर आ गई वो मैंने क्या आएगी? कैपिटल आएगी, उसमें कैपिटल नाम से। किससे निकले मैंने? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितने से? 1,20,000। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लिख लेना बीइंग राम कमेंस बिजनेस, ठीक है। तो हमेशा ओपनिंग एंट्री होगी एसेट, एसेट्स अकाउंट डेबिट होते हैं, टू लायबिलिटी, टू कैपिटल। ये ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। इसमें से कोई भी चीज़ बैलेंसिंग फिगर आ सकती है। तो इसमें से कोई सी भी चीज़ बैलेंसिंग फिगर आ सकती है। सपोज यहाँ पे हमारी ये बैलेंसिंग फिगर आई। सपोज कीजिए आपको मैं कैपिटल दे देता तो हमारी लायबिलिटी भी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल होती है, एसेट भी आ सकती है। इन तीनों में से कोई भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आ सकती है। तो ये ध्यान रखना। ये भी आ सकता है, अगर हमारा एसेट साइड मान लो खाली है तो टोटल लिख देते हैं एसेट, क्रेडिट साइड का टोटल कर देते हैं। तो तीनों में से कोई भी बैलेंसिंग फिगर आ सकती है। तो होप आपको अपनी एंट्री क्लियर हो गई हो। नीचे बच्चे पागल है तो उनकी आवाज़ को इग्नोर करें। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया ओपनिंग एंट्री भी। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टॉपिक देखेंगे। डिस्काउंट 2 तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। उस पर जनरल एंट्री आना कन्फर्म है और थ्योरी क्वेश्चन आना भी कन्फर्म है। थ्योरी क्वेश्चन तो गारंटीड 3 नंबर में आप ले लीजिए, लीक हो चुका है पेपर। ये क्वेश्चन तो पक्का है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो आपसे ध्यान से सुने। और सर्टिफिकेट जनरल एंट्री भी गारंटीड होती है, वो भी 2-3 नंबर में। तो 2-3 नंबर की थ्योरी, 2-3 नंबर का प्रैक्टिकल, तो 4-5 नंबर का तो यही टॉपिक आ जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखना इसको। तो डिस्काउंट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम बल्क में परचेज़ कर लेते हैं। जैसे जब हम बहुत सारे अमाउंट में पर, जैसे मान लो हमने 10 किलो 15 किलो की चीज़ खरीदी तो हमें थोड़ा डिस्काउंट मिलता है ना क्वांटिटी पे। तो वो क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है। जब हमें बल्क में जब हम परचेज़ करते हैं तब हमें डिस्काउंट मिलता है। इसे हम अकाउंटिंग में नहीं दिखाएंगे, मतलब इसका हम जनरल एंट्री में नाम नहीं लिखेंगे, बस लेस कर देंगे। कैसे करेंगे अभी देखेंगे। देखिए कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब हम टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, जब बायर हमें टाइम पे पेमेंट कर दे, सपोज 30 डेज़ का टाइम दे, उसने विदिन टाइम हमें पेमेंट कर दी, तो मान लो हम कुछ परसेंटेज डिस्काउंट देते तो उसे क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। इट इज़ गिवन व्हेन द बायर पेज पेमेंट विद इन स्टिमुलेटेड टाइम। गिवन टाइम के अंदर अंदर उसने पेमेंट कर दी। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसको हम अकाउंटिंग बुक्स में दिखाते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। मोटा मोटा ट्रेड डिस्काउंट हमें बल्क में जब हम परचेज़ करते हैं तब मिलता है, और कैश डिस्काउंट जब हम टाइम विद इन टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। देखिए इसे कैसे करेंगे। सपोज़ कीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज़ था, उसमें ट्रेड डिस्काउंट लगे 10%। कितना परसेंट हो गया? 10 रुपये हो गया। हमने 10% माने ट्रेड डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट को। तो हमें कितना मिले? 10%। तो कितना हुआ? 10 रुपये। तो हमारा इनवाइस प्राइस क्या आ गया? 90 रुपये, ठीक है। फिर मान लो हमारे कैश डिस्काउंट मिले 2%, तो 90 का 2% कितना हो गया? 1.8। तो हमारा कितना हो गया टोटल? 88.2। तो होप आपको समझ में आया होगा। पहले हम हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, ये ऑर्डर रहेगा। जब भी हमें लिस्ट प्राइस दिया होगा तो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होगा, फिर कैश डिस्काउंट माइनस होगा।
तो हमें फाइनल अमाउंट मिलेगा कि हमने क्या परचेज़ किया। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। बुक्स में देख लेंगे, 2-3 पॉइंट और मिल जाएंगे इसी पे घुमा फिरा के। पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, फिर कैश डिस्काउंट लेस होगा। ट्रेड डिस्काउंट लेस होकर हमें मिलेगा इनवॉइस प्राइस, यानी कि कितना प्राइस पे हमने बेचा है, खरीदा है। उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमने कितना टोटल पे किया हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। क्यों थ्योरी इसकी अच्छे से कर लेंगे, पेपर में ऑलमोस्ट गारंटीड है आनी। थ्योरी कर लेंगे, अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए मूव करते हैं जर्नल एंट्री। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम मोहन एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000। हमने मोहन से कैश में खरीदा है गुड्स, 10% उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया और 5% क्या दिया है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों दिया? क्योंकि हमने कैश में खरीदा। अगर हम कैश पेमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है, पेमेंट नहीं की, तो आप कैश डिस्काउंट उस पर नहीं देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो लिस्ट प्राइस कितनी है, हमेशा आप ऐसे निकाल लेना। लिस्ट प्राइस है मेरी 40,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा मेरा 10%, कितना आएगा 4,000, कितना बचेगा 36,000। ये क्या होगा आपका परचेज प्राइस। ठीक है, उसके बाद मुझे मिला कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट मिला 5%। इसका 5% कितना होगा 36,000 का 5% कितना होगा 6 5 30 1800। सिंपल बोला। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इस अमाउंट में खरीदा। तो आगे हमारा 0024, यानी कि हमने इतना कैश पे किया। ये क्या कि हमने कैश पे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम एंट्री करते हैं। हमने कैश दिया है, परचेज गुड्स इन कैश, परचेज किया हमने सामान, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके उसके बाद से करेंगे 36,000। ओके, 2 करेंगे कैश। कितना कैश जा रहा है हमारा 34,200। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। कैश अकाउंट टू डिस्काउंट हमें मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हमें डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि हमने परचेज की। जब हम सेल करेंगे तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंस हो जाएगा। अभी करेंगे क्वेश्चन। कितना हमने डिस्काउंट दिया है 1800। तो देखिए 36,000 इक्वल हो गया, तो मतलब हमारा आंसर सही है। तो हमेशा पहले रफ वर्क कर लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस करके परचेज सेल प्राइस आता है। उसके बाद कैश डिस्काउंट लेस करके हमारा आता है कैश हमने कितना दिया है, और जो डिस्काउंट देते हैं हम डिस्काउंट रिसीव नाम से लिख देंगे अगर परचेज किया है। तो होप आपको समझ में आया कि हम कैसे करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री। तो ये तो था सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए ज़रा और कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो देखिए ये वाला कैसे करेंगे। सोल्ड गुड्स टू राम एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक, यानी कि 40% हमने पेमेंट चेक से करी है। तो चलिए देखते कैसे करेंगे। वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने पहले किया था। पहले हम लिस्ट प्राइस लिखेंगे। लिस्ट प्राइस कितना आ गया 1,25,000। कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो आप हमेशा ऐसे ही फॉलो करेंगे तो गलती होने के चांस नहीं होंगे। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, कितना परसेंट है 20% है। 1,25,000 का 20% 25,000 हो गया, तो 1,00,000। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम सेल करें तो ये क्या है सेल्स अमाउंट है। कभी जोश जोश में परचेज लिख दो, पढ़ लेना क्वेश्चन। बच्चे कभी भी ये भी कर देते कि जल्दबाजी में देखते हैं नहीं कि परचेज क्या सेल क्या, बस ट्रेड लिस्ट ये कर देते हैं सही, एंट्री सारी उल्टी मार देंगे। तो ये गलती आप मत करना कभी भी। आगे देखिए क्या लिखा है 2% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस पे देते हैं जितनी हमने पेमेंट करी हो। तो क्या हमने पेमेंट पूरी करी है नहीं 40% करी है।
तो यानी कि हम कैश डिस्काउंट पे किस पे देंगे, 40% पे ही देंगे। तो यानी कि इसको हम बाइफरकेट कर देंगे। 40% हमने पेमेंट कर दिया, यानी कि हमने 40,000 पेमेंट कर दिया है, 60,000 पेमेंट नहीं किया है। 60% पेमेंट नहीं किया, यानी कि 60,000 पेमेंट हमने नहीं किया, हमने इसका निकाल लिया 40 और 60%। तो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट मैंने बताया था जितनी हम पेमेंट करते हैं उसी पे मिलता है। इस पे मिलेगा कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट मिल रहा है, 2%। कितना आएगा, 800। कितना आ गया, 39,200। ये तो हमने क्या दिया है, कैश दिया होगा, कैश आता था ना लेस करके। ये हमने भी पेमेंट नहीं किया तो हमें लायबिलिटी है, क्रेडिटर पेमेंट बाकी है। तो ये क्या हुआ, क्रेडिटर, क्रेडिटों में लायबिलिटी बढ़ रही है। तो लायबिलिटी नहीं है, सॉरी एसेट है, हमने बेचा है सामान। तो देखा, ये गलती पेपर में मत करना। जब भी सामान बेचोगे तो क्या बनता है, जिसने पेमेंट नहीं करी होती है वो होता है डेटर। तो ये डेटर है, इसको पेमेंट करना बाकी है। डेटर क्या होता है, एसेट। एसेट बढ़ रहा है, क्या होगा, डेबिट होगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो डेबिट क्रेडिट क्या होगा। ये भी हमारा डेबिट होता है, कैश मिल रहा है हमें, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ये भी डेबिट होगा। ये हमारी सेल है, सेल क्या होती है, क्रेडिट। आप ना ऐसे लिख लेना, ये देखो जैसे मैंने लिख दिया, गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर आप इन्हें ये क्वेश्चन समझ लिया तो फिर आप ट्रेड डिस्काउंट का डिस्काउंट से रिलेटेड सब समझिए। तो देखिए अब एंट्री करते हैं, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। तो मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट 39,200। डिस्काउंट दिया हमने, हमें मिला नहीं, हम देंगे डिस्काउंट, हम सेल कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ, देख लेना परचेज किया सेल किया, पता चले सब सही किया, ये सेम रहेगा परचेज और सेल, बस अंतर एंट्री का हो जाएगा। जब परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, क्रेडिट होगा। डिस्काउंट हम मिलेगा हमें तो क्रेडिट होगा। ये हमारा क्रेडिटर होता है अगर परचेज कर रहे होते तो आप ध्यान रखना, उल्टी हो जाएगी जनरल एंट्री। परचेज किया सेल किया, ध्यान रखना क्योंकि बच्चे गलती करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, हमने यहाँ सेल किया तो हम डिस्काउंट देंगे। कितना दिया है, 800 रुपये। ये क्या नाम है इसका, राम नाम है तो राम, डेबिट 60,000। तो क्या कर देंगे, कैश नहीं, टू सेल, सेल किया तो सेल्स अकाउंट 1 लाख। मुश्किल लग रहा होगा लेकिन है नहीं, रफ नोट बनाने में। इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या था कि हमें पार्ट पेमेंट मिली थी, पूरी पेमेंट नहीं मिली। अगर पूरी पेमेंट मिली होती तो कैश डिस्काउंट इस पर लगा देते। अगर आपके पेपर में सिंपल क्वेश्चन आएगा तो इस पर लगा देना, अगर कुछ नहीं लिखा है कि हमने कितना % पेमेंट किया है। अगर लिखा होगा तो आपको फिर बाइफरकेट करना होगा, उसके बाद ऐसे आप लिख लेना ताकि गड़बड़ ना, डेबिट क्या होगा। और ये सेल किया है परचेज, ये ध्यान से देख लेना कि वर्किंग नोट तो सेम होगा, एंट्रियाँ उल्टी हो जाए। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा आप टोटल कर लेना जब भी आप ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री कर लेना, क्योंकि कभी कभी मैच नहीं होता, क्योंकि गलती भी कर देते हैं बच्चे। तो देखो 40,000 60,000 1 लाख डेबिट क्रेडिट बराबर। बीइंग गुड सोल्ड टू राम एंड अडॉप्टेड ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट एंड रिसीव 40% बाय चेक। ये लिख लेना, हाफ नंबर नहीं तोड़ा, बैठोगे। तो होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए मैं बता देता, अगर हम परचेज करते तो क्या एंट्री होती, सेल्स की नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे परचेज लिख दिया। तो देखिए एंट्री में कितना डिफरेंस आ जाता है, वर्किंग नोट सेम रहेगा। देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे हमने गुड्स खरीदे हैं राम से, तो राम हमारा क्या होगा, क्रेडिटर होगा, इतने पैसे हमें इसे देने हैं। तो क्या है, क्रेडिटर है। तो हम इसे क्या करेंगे, लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हम कैश हम पे करेंगे क्योंकि परचेज़ किया तो ये भी क्रेडिट होगा। यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि हम परचेज़ करें तो ये भी हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। और ये हमारा सेल्स अमाउंट नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, परचेज अमाउंट आएगा, हमने परचेज़ किया तो ये हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। समझ में आया। तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू कैश अकाउंट, to discount received account, discount received account to RAM account, RAM creditor 39,200 800
देखें यहाँ पे 1 लाख टोटल कर लेना। देखो बच्चे क्या करते हैं, पैनिक कर जाते हैं। बच्चे कहते हैं पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ही सब सही करेंगे, लेकिन वो ये नहीं देखते कि परचेज किया है सेल। तो एंट्री देखो सारी उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई एंट्री। प्लीज़ इसका ध्यान रखना। तो आपको परचेज और सेल में क्या डिफरेंस है जब हम ट्रेड डिस्काउंट परचेज डिस्काउंट करेंगे, वो आपको समझ में आ गया हो। तो ये था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज के। बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, गारंटीड है पेपर में आना, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। तो प्लीज़ आप इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। मेरी वीडियो से बाहर एक भी जनरल एंट्री नहीं आने वाली, तो पूरी देखिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। बस 1-2 और टॉपिक है, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी। बस एक गुड्स लॉस्ट बाय फायर रह गया वाला टॉपिक, वो भी हम करते हैं कवर। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट डाउन करके रिवाइज कर लीजिए जितना हमने पीछे किया है, ताकि आपको आगे समझ में आए, क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स एंट्री है। 2 टॉपिक थोड़े कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं थोड़े लेंथी हैं। एक ट्रेड डिस्काउंट वाला लगा मुझे, और एक आप जो आगे करेंगे इंश्योरेंस वाला गुड्स लॉस्ट बाय फायर, वो 2 थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। बाकी तो ईजी है, बस रूल याद करना है। एसेट एक्सपेंस जब बढ़ते हैं डेबिट होता है, बाकी चीज़ें जब बढ़ती हैं तो उल्टा होता है, क्रेडिट होता है। तो अब आपको समझ में आ गया, नोट डाउन कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जनरल एंट्री का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉस ऑफ गुड्स। तो गुड्स का नुकसान 2 तरीके से हो सकता है। तो गुड्स में आग लग जाए, तो चोरी हो जाए गुड्स हमारे। तो 2 केस होंगे ऐसी सिचुएशन में, या तो जब हमने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा हो तब की एंट्री होगी, या तो हमने जब गुड्स का इंश्योरेंस ना करवाया तब की एंट्री होगी। तो देखिए, जब गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाया जाएगा तब की एंट्री करेंगे। तो ये हमारी एंट्री नंबर 26। इससे पहले हमने 25 एंट्रीज कर ली हैं, वो अलग टॉपिक की है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए पहले। तो देखिए अब क्या करेंगे उस केस में एंट्री। तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो हम लिखेंगे लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर है, जो भी रीज़न है वो लिख देंगे, अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ है। इसे बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मतलब जो कभी कभार होता है। अब गुड्स हर बार आग तो लगेगी नहीं, है चोरी तो होंगे नहीं, कभी कभार होता है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट टू करेंगे परचेज। अब सामान चोरी हो गया, जब सामान खरीदते तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो जब गुड्स लॉस हो गए तो हम क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। 1000 रुपीज़ से ये एंट्री हो जाएगी। तो होप आपको समझ में आ गया। जब गुड्स लॉस बाय फायर विदाउट इंश्योरेंस क्लेम हम क्या एंट्री करेंगे। तब देखिए जब इंश्योरेंस क्लेम होगा तब क्या एंट्री करेंगे। तो देखिए, जब हमने गुड्स का इंश्योरेंस करा तब क्या एंट्री करेंगे। दो इसमें भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे। जब हमें पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा, मान लो हमारे 1000 रुपीज़ के गुड्स लॉस हो गए, तो हमें सारा का सारा अगर क्लेम मिल गया, सारे के सारे पैसे दे दिए इंश्योरेंस कंपनी ने, तब क्या एंट्री करेंगे। और दूसरा केस हो जिसमें हमें कुछ पैसा मिलेगा, पार्ट पेमेंट, मान लो 60% 30%, तो उस केस में क्या एंट्री करेंगे। इसमें भी हमारे 2 केस हो गए, जब पूरा क्लेम मिलेगा तब, या जब पार्शियल क्लेम मिलेगा तब क्या एंट्री होगी। तो देखिए, जब पार्शियल क्लेम फुल क्लेम मिलेगा तब क्या एंट्री करेंगे। तो देखिए, गुड्स लॉस बाय फायर 1000 रुपीज़, फुल इंश्योरेंस क्लेम इस पास, सारा का सारा क्लेम पास हो गया। तो हमारा कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ ना। तो इस केस में हम लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब हम उनसे पैसा मांगेंगे भाई। तो क्या लिखेंगे, टू परचेज लिखेंगे, सामान गया है। इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या हमारी डेटर हो गई एक तरीके से, क्योंकि उसने हमें पैसा देना है, तो मेरी क्या होगी, डेटर। तो डेटर एसेट होता है, तो एसेट बढ़ता तो क्या होता है, डेबिट, इसलिए हम डेबिट कर देंगे 1000 रुपीज़ से। तो होप आपको एंट्री समझ में आ गई है। और जब वो कैश दे देंगे, जब कैश हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, तब हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट। तो हमें पैसा मिल गया टू इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया तो डेटर कम हो गया, हमारे को क्रेडिट कर देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया फुल क्लेम में क्या एंट्री होगी। अब देखिए पार्शियल क्लेम में क्या एंट्री होगी। तो इसमें 60% पैसा मिला है, तो हम 60% ही पैसा मांग पाएंगे, बाकी हमारा तो नुकसान हो गया। तो देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का मिक्सचर है एक तरीके से। तो लिखेंगे इसमें इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम कुछ भी लिख सकते हो,
कितने से 60% दे रही, तो 1000 का 60% कितना हो गया 600। हमें 400 रुपये नहीं मिले तो 400 का नुकसान हो गया, तो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। अकाउंट डेबिट 400 से 600 होगा, तो क्या करेंगे परचेज, सामान गया 1000। होप आपको समझ में आ गया 1000 रुपीज़। और जब वो पैसा दे देंगे, जब कैश हमें मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर आपको कैश का नहीं दिया है तो आप खाली ये एंट्री करेंगे। और जब आपको कैश रिसीव होगा तब क्या एंट्री करेंगे, तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, तब डेटर कम कर देंगे। डेटर डिक्रीज होता तो क्या होता है क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट किया कितने से 600 से। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। जब गुड्स का नुकसान होगा दो केस बनेंगे, विद इंश्योरेंस, विदाउट इंश्योरेंस। विदाउट इंश्योरेंस में सारा का सारा नुकसान हो गया तो हम क्या लिखेंगे लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस डेबिट होता है। टू परचेज, परचेज क्योंकि जब गुड्स खरीदता है तो परचेज डेबिट होता है, यहाँ पे गुड्स का नुकसान हो गया तो क्रेडिट कर देंगे। विद इंश्योरेंस में दो तरीके हैं, जब पूरा पैसा दे देगी इंश्योरेंस कंपनी तब क्या करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि वो डेटर है। यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे बीइंग क्लेम ड्यू, अभी तुम क्लेम मांग रहे हो, बीइंग क्लेम ड्यू लिख देना। ठीक है, जब आप क्लेम मांगोगे तो क्या लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि डेटर है। और जब पैसा मिल जाएगा, कैश आ गया, कैश एसेट है तो बढ़ गया डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, डेटर डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट कर। इधर क्या करेंगे पूरा पैसा नहीं मिला, आधा पैसा मिला है, तो जितना मिला उतने से इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, जितना नहीं मिला उतना नुकसान हो गया 400 टू परचेज 1000। और जब पैसा मिल जाएगा तो होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया हो। इसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अलावा इस पर क्वेश्चन लगभग गारंटी आना ही आना है पेपर में, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इससे पहले हमने 25 एंट्रीज़ करवा रखी हैं, वो इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप फुल वीडियो भी देख लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये गारंटीड पेपर में आना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी लास्ट कुछ जनरल एंट्रीज, इसके बाद आप थक गए होंगे, इसके बाद और कोई जनरल एंट्री नहीं, इतनी कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन मेरी वीडियो के बाहर से नहीं आएगा। 33 एंट्रियाँ करा रखी हैं, इनको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कीजिए, एक भी नंबर आपको जनरल एंट्री में नहीं कटा। और अगर जनरल एंट्री अच्छे से आ गई तो आगे के सारे चैप्टर अच्छे से आ जाएंगे। तो देखिए जो कुछ लास्ट 5 एंट्रियाँ वो भी देख लेते, फिर हम खत्म करेंगे। तो देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10% ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब भी किसी हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसमें क्या होता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि हर साल एसेट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू कम होगी ना। अब जो आपने फ़ोन ले रखा सपोज कीजिए 10,000 का, वो आप उसे अगले साल बेचेंगे, कुछ ना कुछ तो वैल्यू कम होगी ना। तो जो भी डिक्रीज़ होता है वैल्यू ऑफ एसेट में, उसे क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया, एक तरीके का एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है। तो क्या करेंगे मशीनरी, मशीन की वैल्यू कम हो गई। मशीन क्या होता है हमारा एसेट होता है, तो एसेट जब कम होता है क्या होता है क्रेडिट होता है 10%। तो 1 लाख का 10% कितना हो 10,000। तो वो आपको समझ में आ गया। नरेशन जरूर लिखेगा बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, मैंने लिखा। और लाइन जरूर खींचना, बार बार बता रहा हूँ, नंबर कटते हैं छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹80,000। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कभी कभी हमारे बैंक में सफिशिएंट पैसे नहीं होते तो हम एक तरीके से बैंक से लोन ले लेते हैं, तो सम क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा, हमने बैंक से उधार ले रखा है तो हमारे बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब बैंक ओवरड्राफ्ट की हमारी लायबिलिटी, हमें पैसा चुकाना भी तो पड़ेगा बैंक को, तो हम क्या लिखेंगे टू बैंक ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटी बढ़ती तो क्या होता है क्रेडिट होता है। वो आपको समझ में आ गई होगी। 80,000 से कर देंगे। नरेशन अगेन ज़रूर लिखना। थर्ड एंट्री देखो, विड्रॉ कैश 20,000 फॉर पर्सनल यूज़, सॉरी विड्रॉ गुड्स। तो जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ विड्रॉ करेंगे तो हम क्या नाम होता है ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग। जब भी हम सामान पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं तो क्या बोलते हैं ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग मतलब चित्र नहीं होते हैं, ड्राइंग मतलब होता है जब भी मतलब पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कैश या सामान निकालते हैं उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग एक तरीके का एक्सपेंस है, तो ड्राइंग एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, सामान ले गया हम क्या लिख देंगे टू परचेज, सामान जा रहा है। और अगर कैश ले जाता पर्सनल यूज़ के लिए तो हम क्या लिखते हैं टू कैश लिखते हैं।
कितना है 20,000। तो होप आपको समझ में आ गया। फॉर पर्सनल यूज़ नहीं हुआ तो ड्राइंग नाम नहीं आएगा, ध्यान रखना ये चीज़ का। यहाँ पर पर्सनल यूज़ तो इसलिए ड्राइंग आया, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो अब लास्ट की 2 एंट्री रहेगी, देखते हैं भी। तो देखिए एंट्री नंबर 32, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर 3500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 3580। क्या बोल रहे हैं, कैश मिल रहा है डेटर से इतना, फुल सेटलमेंट ऑफ इतना। उसे देना इतना चाहिए था लेकिन वो इतने में फुल सेटलमेंट हो गई डेटर से, यानी कि हमने इतने का उसको क्या दे दिया होगा, डिस्काउंट दे दिया होगा, तभी तो कम में मान गया डेटर। तो हम क्या लिखेंगे, कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट हो रहा है, तब ऐसा आ रहा है 3500 आ रहा है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट देखिए उसे कितने का दिया हमने डिस्काउंट, उसे हमारे एक्सपेंस हो गया इसलिए डेबिट किया 80 रुपये, 80 रुपये कम दिया ना उसने हमें। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर, डेटर को पैसे नहीं देने, कितने से 3580। तो होप आपको समझ में आ गया। हमें क्रेडिटर से भी डिस्काउंट मिल सकता है तो उसके इसमें उल्टा हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे उसके इसमें, ध्यान रखिए। तो लास्ट एंट्री देख लीजिए, नरेशन ज़रूर लिखना, फिर लाइन कीजिए। 33rd एंट्री, लास्ट एंट्री देखिए, पेड कैरेज फॉर ब्रिंगिंग मशीन ऑफ 500। तो हमने क्या दिया, कैरेज क्या होता है, कुछ जब हम मशीन को एक जगह से फैक्ट्री में ले जाते हैं तो इस्टेब्लिश करने में जो खर्चा आता है उसे हम बोलते हैं कैरेज। तो हमारे एक्सपेंस हुआ है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, कैरेज अकाउंट लिख देंगे, ये कैरेज एक्सपेंस है। अकाउंट डेबिट तो क्या कर देंगे, ऐसा देंगे, एक्सपेंस है तो कैश, कितने से 500। बट मैंने आपको बताया था जब भी एसेट का नाम दिया होगा तब हम नाम लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। तो हम कैरेज काट देंगे, हम क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अगर माना यहाँ पे गुड्स लिखा होता तब कैरेज लिखते हैं, होगा आपको डिफरेंस समझ में आ गया। जब भी हम कैरेज गुड्स पे देंगे तब कैरेज नाम आएगा, जब भी हम किसी एसेट पे देंगे कैरेज तो हम एसेट का नाम लिखेंगे, क्योंकि जो एसेट पे खर्चा होता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो एसेट के नाम से आता है। तो होप आपको समझ में आ गई होंगी मैंने जो भी एंट्रीज लिखा। इसके बाहर से एक भी एंट्री नहीं आएंगी, इनको प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे चैप्टर्स के भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊँ इसके बाहर से कुछ भी ना है, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स रखते हैं, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि मैं और चैप्टर्स के भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए लास्ट एक चीज़ देख लेते हैं, जीएसटी। बच्चे कहते हैं कि कुछ बच्चों के स्कूल में जीएसटी भी आ जाता है, तो 5 मिनट का आप देख लीजिए, चाहे आपके स्कूल में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझा देता हूँ थोड़ी देर का, कुछ समझ लेंगे तो घट नहीं जाएगा, तो नहीं भी आ रहा है तब भी देख लीजिए, बस 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा जीएसटी बता देता हूँ फिर हम एंड करेंगे वीडियो को। तो चलिए समझते हैं अब जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। 1 जुलाई 2017 से इंडिया में लागू हुआ था। तो पहले क्या था, जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्रॉस करते तो बहुत सारे टैक्स लगते थे, वैट, एक्साइज ड्यूटी और भी अलग अलग तरीके के बहुत सारे टैक्स थे। तो उससे क्या हो रहा था कि कैलकुलेशन लेंदी हो रही थी बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। जीएसटी से क्या हो, सिर्फ अब एक ही टैक्स लगेगा, उतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगी। तो इसने क्या किया, वो जो इतने भी सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे उन्हें रिप्लेस करके क्या हो गया, एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स बन गया। समझ में आ गया जीएसटी क्यों बना, इसके पीछे क्या कहानी थी। अब 2 तरीके से मैं क्लासीफाई करूँगा। अगर विद इन स्टेट हो रहा है, यानी कि एक स्टेट के ही अंदर सामान जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट बोलेंगे। जैसे मान लो जयपुर से कोटा जा रहा है सामान, तो जयपुर और कोटा दोनों राजस्थान में, तो हम क्या बोलेंगे, ये इंट्रा स्टेट है, यानी कि विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर अंदर। तो उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब उसमें जो हिस्सा होता है वो दोनों का बराबर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। लेकिन अगर बिटवीन स्टेट्स जाएगा, यानी कि मान लो जयपुर से मुंबई जा रहा है, तो जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में, और मुंबई कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो विद इन बिटवीन स्टेट हुआ, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट बोलेंगे। तो उस केस में क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है, उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो होप आपको समझ में आ गया इंटर स्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है।
तो अब ये देखिए, जब भी हम परचेज़ करेंगे कोई भी सामान, जब परचेज़ हमारा डेबिट होगा तो हम इनपुट CGST और SGST भी डेबिट करेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। जब जब परचेज डेबिट होगा तब तब इनपुट CGST SGST क्या होंगे, डेबिट होंगे। रेट इनका क्वेश्चन में गिवन होता है 6%, 8%, 9%, आप लगा सकते हैं। तो जो भी परचेज अमाउंट होगा उसका 6% लगा के दोनों में 6% डाल देंगे और कैश में उतना ऐड कर देंगे, तो हमारा डेबिट क्रेडिट खुला जाएगा। तो होप आपको समझ में आ गया। और विद इन बिटवीन स्टेट हुआ तो IGST लगाएंगे, सिर्फ एक ही लगेगा 6% से। विद इन स्टेट में 2 लगेंगे, 6% से एज्यूम कर लेते हैं। और अगर बिटवीन स्टेट हुआ तो एक ही लगेगा। ये कब डेबिट होंगे, जब परचेज डेबिट होगा। सपोज़ कीजिए परचेज क्रेडिट हो गया, जैसे जब हम विड्रॉ करते हैं गुड्स को पर्सनल यूज़ के लिए तब परचेज क्रेडिट हुआ था, या जब गुड्स में आग लग जाती तब भी परचेज क्रेडिट हुआ था। तो जिन केस में परचेज क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो रहा है परचेज का, तो उस केस में इनपुट CGST और SGST भी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो होप आपको समझ में आ गया। परचेज में क्या होता है, खर्चा होता है। तो जब भी हम कोई भी खर्चा करेंगे, जो भी हमारा कभी कभी नुकसान होगा, जैसे बैड डेट या कुछ भी हो गया नुकसान, तो इनपुट CGST SGST क्या होंगे, डेबिट होंगे। और बिटवीन स्टेट हो तो IGST डेबिट करेंगे खाली। तो होप आपको समझ में आ गया। जब जब परचेज डेबिट होगा तो ये भी डेबिट होंगे, परचेज क्रेडिट हुआ तो ये क्रेडिट कर देना, और जब जब हमारा नुकसान होता है तो हम इनपुट CGST SGST डेबिट कर देंगे। सेल में उल्टा है, सेल क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो उसके हम आउटपुट CGST SGST क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेम इधर भी होगा। और जब जब हमारी, यानी कि जब जब हमें इनकम होगी तो हम आउटपुट CGST SGST क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर बिटवीन स्टेट है तो IGST क्रेडिट करेंगे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जब जब हमें बेनिफिट होगा, सब उसकी जब हमें इनकम मिली है तो हमें बेनिफिट हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, आउटपुट CGST SGST क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जब भी सेल या कोई इनकम होगी तो आउटपुट CGST SGST क्रेडिट करेंगे, जब विद इन स्टेट हुआ। बिटवीन स्टेट हुआ तो आउटपुट IGST क्रेडिट करेंगे। इसका उल्टा, जब जब हमारा नुकसान या खर्चा होगा तब हम इनपुट CGST SGST डेबिट करेंगे विद इन स्टेट में, बिटवीन स्टेट में हम IGST डेबिट करेंगे। और इसका उल्टा, जब परचेज क्रेडिट होगा तो ये भी क्रेडिट हो जाएंगे। सेल्स क्रेडिट डेबिट होगा तो सेल्स कब डेबिट होता है, जब सेल्स रिटर्न होते हैं तो डेबिट होता है, तो उस केस में ये भी डेबिट हो जाएंगे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा एग्जांपल बता, तो बाकी आपका होमवर्क अगर आपके सिलेबस में GST आ रहा है तो मैंने जितनी भी एंट्रियाँ करें विद GST भी खुद से करेंगे, बुक से आप रेफरेंस ले सकते हैं अगर आप फंसेंगे तो। चलिए मैं एक आधा एग्जांपल बता देता हूँ, बाकी इसमें कुछ रह नहीं गया बताने के लिए। चलिए देखते हैं, कुछ एक आधी एंट्रियाँ भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट 2 एंट्री देख लेते हैं कैसे करने हैं, मैं बता देता हूँ। बाकी आपको होमवर्क पे जितनी भी एंट्रीज करें उनमें GST अगर आपके पेपर में आ रहा है तो GST के साथ कर लो उनको। तो देखिए कि आप कैसे करेंगे। तो पहले हमेशा आप जनरल एंट्री कर देना, स्पेस छोड़ देना GST के लिए। देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो मैंने राम से गुड्स परचेज कर दिया, क्या नीचे एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये होनी चाहिए। अब परचेज़ किया तो मैंने बताया था इनपुट CGST SGST IGST आएगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट दे दिया कि CGST SGST लगाने, तो हम लिख देंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। और सारा अमाउंट ऐड करके राम में लिख देंगे। तो कितना हुआ, 1 लाख हुआ। 1 लाख का 6% कितना होता है, 6000, 1 लाख 12,000। तो आपको समझ में आ गया कैसे एंट्री करेंगे। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम एंड चार्ज GST, ठीक है। लास्ट एंट्री देख लीजिए, गुड्स रिटर्न बाय राम, चार्ज IGST। तो जब राम ने सामान वापस किया हमें, तो हमने पहले राम को सामान दिया होगा, तो हमने पहले सेल करी होगी, उसने वापस कर दी, तो क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स क्रेडिट हुई थी तो सेल्स रिटर्न क्या होगी, डेबिट होगी। सेल्स रिटर्न डेबिट होगी, नहीं होगी, तो क्या करेंगे, राम पहले हमने बढ़ाया होगा, हम कम करेंगे। तो मैंने बताया था, देखिए सेल्स रिटर्न डेबिट हुई है तो हम क्या कर देंगे, आउटपुट, सेल्स के साथ आउटपुट आता था क्रेडिट होती है, अगर सेल यहाँ पे डेबिट हो रही है तो हम डेबिट कर देंगे। आउटपुट CGST, सॉरी IGST लिखा है ना, ध्यान से देख लेना कि कौन सा देखा, आउटपुट IGST डेबिट। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे। पहले नॉर्मल एंट्री करना, GST पे स्पेस छोड़ के फिर उसके अकॉर्डिंग कर लेना जैसे समझ आए।
कितना है 20,000, 20,000 का 12% कितना हुआ 2400, 22,400। होप आपको समझ में आ गया कैसे जीएसटी के साथ एंट्रियाँ करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं मैं बाकी चैप्टर्स की भी ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिनिमम 100 लाइक्स इस वीडियो का टारगेट रखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको क्लास 11 की कसम। और जिसको भी अपने अकाउंट्स का बेसिक्स सुधारना है तो आप उसे भी ये वीडियो सेंड कर सकते हो, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्लास 11 के लिए तो है ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।